हाँ जी, सुनो ज़रा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अपने जो है अनुवांशिकी आगे बढ़ाते हैं। अनुवांशिकी अपने भाग 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आता है भाग 2। अनुवांशिकी भाग 2 का मतलब है अब अपने पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग जो अनुवांशिकता से होते हैं, यानी माता पिता से बच्चों में जो रोग आते हैं उनको बोलते हैं अनुवांशिक रोग। उन रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ अनुवांशिकी भाग 2। हाँ जी, नहीं लिखा गया? अच्छा ठीक है, नियम लिख लो, कोई बात नहीं। एक नियम बचा हुआ वो लिख लो, उसके बाद में अनुवांशिकी भाग 2 पर आते हैं। केवल नियम बचा हुआ है, ठीक है। तो लिख लो मेंडल का तीसरा नियम। पृथक्करण वाला इतना ही है, केवल मेंडल का तीसरा नियम बचा है। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखो इस नियम में। इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के पश्चात प्रत्येक लक्षण की वंशानुगति स्वतंत्र होती है। नोट लगा के लिखना। द्विसंकरण संकरण स्वतंत्र, हाँ 2 बार संकरण है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पर आधारित है। द्विसंकरण संकरण स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पर आधारित है। बात क्लियर? द्विसंकरण संकरण अपने पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपके सिलेबस के मुताबिक उचित नहीं है। द्विसंकरण संकरण ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इतना आपसे कभी नहीं पूछेगा। अब बढ़ते हैं अपने अनुवांशिक रोग पर। तो हेडिंग लगाओ अनुवांशिक रोग। हाँ जी, अनुवांशिकी का ही भाग है ये दूसरा, पर इसमें अपने रोग पढ़ने हैं। तो लिखो अनुवांशिक रोग। पहला रोग है हीमोफीलिया। नाम तो सुना ही होगा, रोगों के नाम अक्सर अपन सुन लेते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया इसमें क्या होता है एक्चुअल में, जो रक्त के अंदर स्कंदन कारक होता है वो कम होने लग जाता है। स्कंदन कारक यानी रक्त का थक्का जमाने वाला जो कारक है वो कम होने लग जाएगा, जिस वजह से रक्त स्राव ज़्यादा होता है, खून ज़्यादा बहने लग जाता है। ये रोग सबसे पहले जो है इंग्लैंड की महारानी में पाया गया था, इसलिए इस रोग को शाही रोग कहते हैं। बात क्लियर है क्या? तो लिखो सबसे पहले इसके अंदर इसे एक्स संलग्न मैं लिख देता हूँ ना, इच्छापूर्ण निगाहें। एक्स संलग्न अप्रभावी रोग कहा जाता है। एक्स संलग्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रोग कारक होता है एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, जिसको एच से लिखते हैं। आगे अपने बात करेंगे इस पर। एक्स संलग्न अप्रभावी कहा जाता है। इसकी प्रथम रोगी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया प्राप्त हुई। इस कारण इसे
शाही रोग कहा जाता है? शाही रोग कहा जाता है। शाही रोग कहा जाता है। अगला बिंदु, इस रोग में रुधिर स्कंदक कारक, रुधिर क्या होता है? हाँ, लोई। रुधिर स्कंदक कारक, ब्लड, रुधिर स्कंदक कारक की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऊतकों में थक्का नहीं बनता। और रक्त का प्रवाह लगातार होता है। रक्त का प्रवाह लगातार होता है। अगली हेडिंग, हीमोफीलिया रोग दो प्रकार का। हीमोफीलिया रोग दो प्रकार का। हीमोफीलिया रोग दो प्रकार का। पहला है हीमोफीलिया ए। यह रुधिर स्कंदक कारक 8 की कमी की वजह से, ये लिखा हो लाली, 8 की वजह से, हाँ 8 है, 8 की वजह से होता है। रुधिर स्कंदक कारक 8 की कमी की वजह से होता है। लिख लिया क्या? अगला लिखो 2 नंबर, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी, यह रुधिर स्कंदक कारक 9 की कमी की वजह से होता है। 9 की कमी की वजह से होता है। आगे बढ़े, हीमोफीलिया रोग की जीन को, अगला बिंदु है, हीमोफीलिया रोग की जीन को H से लिखा जाता है। H से लिखा जाता है, जीन को H से लिखा जाता है। हीमोफीलिया रोग की जीन को H से लिखा जाता है। जीन पहनने वाली नहीं है, रोग कभी जीन नहीं पहनता, ठीक है। ये जीन मतलब आनुवंशिकता का पार्ट होता है, ठीक है। H से लिखा जाता है। ये रोग जो है सामान्यतः है, इस रोग की वाहक जो है महिलाएं होती है। इस रोग का वाहक कभी भी पुरुष नहीं होता, और ये मैंने प्रत्येक रोग में आपको पढ़ाया है, ठीक है। आगे लिखो, अगला बिंदु, महिलाएं होता है, वाहक नहीं होती कभी भी। लाल एक दूसरे में फैलाने का काम कभी नहीं करते। ये एक दूसरे में अफवाहें फैलाना, ये काम महिलाओं का होता है, या रोग फैलाना। लिखो अगला बिंदु, रोग भी देखो हमारे फेवर में चल रहे हैं। महिलाएं लिखना। अगला बिंदु, आगे और बात करते हैं। महिलाएं सामान्यतः इस रोग की वाहक होती है।
महिलाएं सामान्यतः इस रोग की वाहक होती है। इस रोग की वाहक होती है। ध्यान रखना, प्रत्येक वाहक महिला रोगी नहीं होती। समझ रहे हो इस बात को? मतलब महिला के अलावा भी अन्य जीव भी वाहक हो सकते हैं। तो लिखना, प्रत्येक वाहक महिला रोगी नहीं होती। महिला रोगी नहीं होती। पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना, अगर कोई महिला रोगी है तो वो वाहक ज़रूर होती है, मतलब वो रोग फैलाती ज़रूर है। तो अगला बिंदु लिखो, प्रत्येक रोगी महिला। अगला बिंदु लिखो, प्रत्येक रोगी महिला। दिमाग का दही हो जाएगा, मदीना ज़्यादा मत लगाओ। लिखो, प्रत्येक रोगी महिला वाहक होती है। वाहक होती है। चलो अब अपने बात करते हैं थोड़ा सा रोग के अंदर गुणसूत्र में क्या होता है। एक्चुअली में मैंने बताया कि ये आनुवांशिक रोग है, तो नॉर्मल सी बात है, माता पिता से बच्चे में आएगा। तो माता पिता के गुणसूत्र में क्या परिवर्तन होता है और वो कौन से गुणसूत्र है जो बच्चे में आते हैं, देखते हैं ज़रा। ये एक लाल है, ये स्वस्थ लाल है बिल्कुल, और ये एक लाली है, और ये लाली भी स्वस्थ है अभी तक तो। और स्वस्थ लाली में गुणसूत्र होते हैं XX। मैंने बताया था, माता पिता से जब बच्चे में गुणसूत्र आते हैं तो भिन्नता केवल एक ही जोड़ी में होती है, XX और XY में। बाकी सारे 22 जोड़ी जो है बाकी समान होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, 44 गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन ये जो दो है अलग होते हैं। लाल में XY होते हैं और लाली में XX होते हैं। तो जब रोग होगा तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसके अंदर जो हीमोफीलिया का जीन है वो X गुणसूत्र पर आ जाता है और इसको बोलते हैं रोगी व्यक्ति। क्या बोलेंगे? मतलब लाल कभी वाहक होता ही नहीं है, या तो रोगी होता है लेकिन दूसरों में कभी नहीं फैलाता। फिर बात करते हैं लाली। लाली अगर यूं है और अगर यूं है, ये तो है रोगी और ये है वाहक, मतलब ये रोग फैलाएगी। तो ये लिख लो, ठीक है? हाँ, नहीं फैलता, फैलेगा, पक्का फैलेगा। कोविड के तरह है ये, ठीक है? कैसा लगा मेरा मजाक? तो इससे फैलता है, लाली से फैलाता नहीं है। हम दूसरों को नुकसान नहीं करते लालियों, पर लालियाँ इतने कहाँ सोचती है गरीबों की ओर। हाँ, ये वाहक जो है ये संक्रमित जरूर है, इसीलिए तो वाहक है। और जब दोनों ही X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आ गया तो ये रोगी है, ठीक है? ये रोगी नहीं है, ये वाहक है केवल, और ये रोगी है। बात क्लियर है क्या? बढ़ा दिया ना सबने? नहीं, अरे पुरुषों से कभी नहीं फैलता, महिलाओं से अवश्य फैलता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो वहाँ केवल XX वाला होता है, ठीक है? देखो ज़रा, तो ये अपने लेते हैं एक लाल, ये अस्वस्थ है, लाल अस्वस्थ है। और अस्वस्थ है तो नॉर्मल सी बात है, X के ऊपर H होगा लेकिन Y के ऊपर नहीं होगा। और एक लेती है लाली, लाली जो है स्वस्थ है, लाली स्वस्थ है, तो दोनों के ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, ये स्वस्थ है। तो इसमें कौन कौन से गुणसूत्र है? एक तो XH है और एक Y है। और इसमें कौन कौन से? X और X।
तो जब इनका संकरण होता है या जब ये संभोग करते हैं तो क्या होता है, बच्चे में किस तरह से रोग फैलता है, देखो ज़रा। एक्स के साथ मिलेगा तो ये लाल या लाली रोगी पैदा होगी, ये लाली है एक्स वाली रोगी पैदा होगी। एक्स के साथ मिलेगा तो ये भी रोगी पैदा होगी। ये वाई जब एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स वाई ये स्वस्थ लाल पैदा होगा। ये वाई एक्स के साथ तो ये भी स्वस्थ लाल पैदा होगा। यानी लाली अगर एक लाल अगर अस्वस्थ है और स्वस्थ महिला के साथ संभोग करता है तो पूरी संभावना क्या कन्फर्म है कि दोनों लालियाँ अस्वस्थ पैदा होगी। बात क्लियर है क्या? ये बना लो। ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कितनी प्रतिशत प्रायिकता है रोग फैलने के आगे। तो आप इनको देख करके बता सकते हो कि रोगी है कि वाहक है, और इनको आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो कि 2 वाहक मादाएं प्राप्त हुई है तो पूरी 50% यहाँ पर संभावना है कि जो बच्चे होंगे 100% में से 50% वाहक होंगे और उनमें से भी 100% लालियाँ वाहक होगी। ठीक है, हाँ 100% लालियाँ जो है रोगी ही पाई जाएगी, वाहक ही पाई जाएगी इसमें। तो इस तरह से डायरेक्टली प्रायिकता पूछी जा सकती है आपसे। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, ए इसके आगे से हटाते हैं और इसके आगे लगाते हैं। अब परिणाम देखें। हाँ ये स्वस्थ है लाल, और ये अस्वस्थ है। मतलब अस्वस्थ नहीं, अपन वाहक ले लेते हैं, मतलब एक जिस पर एच हो वाहक लेते हैं। मतलब अगर महिला वाहक है तो एक एक्स पर एच होगा, और लाल स्वस्थ है इसलिए कोई भी एच नहीं होगा ऊपर। इसमें एक एक्स पर एच है और एक केवल सिंगल है, और जब इनका संभोग होगा तो अपने पास एक्स एच और इधर एक्स, और किस तरह से संतानें पैदा होगी, एक्स एच एक्स एक्स एक्स, इधर एक्स एच और इधर वाई, इधर एक्स और उधर वाई। तो स्पष्ट दिख रहा है कि अगर लाल पैदा होते हैं तो संभावना है कि 50% लाल जो है, आधे लाल जो है रोगी पैदा होंगे, और अगर लालियाँ पैदा होती है तो 50% संभावना है कि वाहक पैदा होगी। अब अगर मैं पूछूं कि बच्चों में से इसमें वाहक कितने प्रतिशत है तो कितने हैं बताओ जरा। नहीं, वाहक पूछा है मैंने, लाल तो कभी वाहक होता ही नहीं है। ये तो लाल है, एक्स वाई वाला तो लाल है, ये तो कभी वाहक होता नहीं है। तो पूरे 100% बच्चों में से 25% वाहक है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अगर मैं यूं पूछ लूं कि पुत्रों में से रोगी कितने हैं, पुत्रों में से रोगी कितने हैं, तो पुत्रों में से दिख रहा है डायरेक्टली कि 50% रोगी। 2 पुत्र हैं जिनमें से 1 रोगी है तो 50% रोगी है। बात क्लियर है क्या? हाँ, तो इस तरह से बताना है आपको। अगला लिखो, ये बात लिख लो चाहे ना। बच्चों में से अगर रोगी पूछे तो आपसे, या वाहक पूछे तो बच्चों में है 25%, और अगर पूछे पुत्रों में तो पुत्रों में है 50%। ये प्रायिकता आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़े क्या? नोट हो गया? अब लाल तो स्वस्थ लेते हैं लेकिन लाली अस्वस्थ लेते हैं। अस्वस्थ, तो इसके अंदर x और y है, इसके अंदर एक्स एच है। संभोग होगा एक्स एच
एक्स एच जब एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स एच और एक्स बनेगा। एक्स एच जब एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स एच एक्स होगा। ये वाई के साथ मिलेगा और ये वाई के साथ मिलेगा। तो इस तरह से रोगी उत्पन्न होंगे। अगर एक अस्वस्थ महिला है तो पूरी पीढ़ी अस्वस्थ पैदा होती है। आगे देख लो चाहे तुम। हाँ जी, यहाँ पर मैं पूछूं, बताओ जरा, बच्चों में से कितने जो है वाहक है? बच्चों में वाहक कितने हैं? नॉर्मल सी बात, लालियाँ वाहक होती है और लालियाँ ये दो है तो दोनों ही वाहक है, तो 50%। मैं पूछूं पुत्रों में रोगी कितने हैं? 100% है। 2 पुत्र है, दोनों ही रोगी है, तो पुत्रों में पूछो तो 100%। ठीक है। आगे बढ़े क्या? एक प्रश्न लिखना। एक लाल जिसकी माताजी रोगी है, जिसकी माताजी रोगी है, ऐसी लाली से शादी करता है जिसके बापूजी रोगी है, तो इनके बच्चों में रोग की प्रायिकता बताओ। नहीं होगा? होगा 50% होगा शायद। मैंने कहा एक लाल है जिसकी माँ रोगी है और उसका जो पुत्र हुआ है, यानी जो लाल हुआ है, वो एक ऐसी लाली से शादी करेगा जिसका बाप रोगी है। तो आपको बताना है आगे आने वाले संतानों में, उन लाल और लाली की संतानों में रोग होने की प्रायिकता बतानी है। नहीं होगी? चलो देखते हैं। देखो जरा, देखो, अरे देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे शांति व्यवस्था बनाए रखें। अनियंत्रण की अवस्था में आपको जेल से बाहर निकाला जा सकता है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। देखो जरा इधर, एक लाल जिसकी माताजी रोगी है। अब नॉर्मल सी बात है, माताजी रोगी है तो माताजी के जो गुणसूत्र होंगे दोनों के ऊपर एच होगा। माताजी के गुणसूत्र एक्स होते हैं, लेकिन बापूजी स्वस्थ है, बापूजी एक्स वाई ठीक ठाक अवस्था में रखते हैं। अब लाल पैदा हुआ यानी बेटा पैदा हुआ था, नॉर्मल सी बात है एक्स और वाई लेके पैदा होगा। वाई बापू से आएगा, एक्स माता से आएगा, लेकिन माता के दोनों एक्स पर एच है, तो इसका मतलब एक्स एच और वाई इसके गुणसूत्र होंगे लाल के। बात क्लियर है क्या? लाल अभी रोगी पैदा हुआ है। फिर एक लाली का जो बापू बीमार है, बापू रोगी है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी माताजी जो है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन बापू के अंदर जो है रोग है, यानी एक्स एच वाई है। बात क्लियर? जब ये लाली पैदा होगी तो नॉर्मल सी बात है, बापू से एक्स प्राप्त होकर माँ से भी एक्स, और बापू से एक्स एच मिलेगा और माँ से तो दोनों एक्स सेम है, तो ये लाली पैदा हुई है और इधर लाल हुआ है। अब इन दोनों की क्या हुआ? अरे मैंने क्या, अरे सुनो एक मिनट, मैंने क्या कहा वो सुनो तुम जरा एक बार। मैंने क्या कहा कि जब बच्ची पैदा होगी तो पिता से कौन सा गुणसूत्र मिलता है? एक्स मिलता है, तो एक्स के ऊपर एच है ऑलरेडी, तो आएगा एच। ध्यान है क्या? उसके बाद में इधर ध्यान रखो, इधर माता के अंदर कोई भी एच नहीं है, तो सीधा एक एक्स आ जाएगा, कोई भी एच है, दोनों में से स्वस्थ ही आएगा।
जो आपने डायग्राम है इसके हिसाब से वाहक हो गया और आपने पहले बोला था वाहक का मतलब ये है कि ये रोग फैला नहीं रहा है, इसके आगे आएगा तो रोगी पैदा होगा, वाहक नहीं है। बात क्लियर है क्या? वाहक और रोगी। अरे सुनो एक मिनट, मुझे ये बताओ जरा, ये जो पैदा हुआ है ये वाहक जरूर है लेकिन रोगी नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि पिता से केवल और केवल रोगी होते हैं या रोग पैदा होता है, वाहक कभी पाप नहीं होता, वाहक कभी भी लड़के नहीं होते, फैलता हमेशा लड़कियों से ही है। आगे बढ़ते हैं, अभी सुनो जरा आगे। और अभी इन दोनों की जब शादी होगी, इस लाली की और इस लाल की जब शादी होगी, तो इनकी संतान में आपको बताना है कि क्या प्रायिकता है रोग की। तो ये लो, इनके बनाते हैं डायग्राम। इधर XH, इधर XH और X, इधर XH और Y और इधर XY। तो अब आपके सामने है सब कुछ कि कितना रोग। आप डायरेक्टली देखकर आप बता सकते हो, जो पूछे वो। आपसे पूछे कि बच्चों में बताओ रोगी कितने हैं, या बच्चों में वाहक पूछे तो आप क्लियरली बता सकते हो रोगी कितने। एक तो इनमें आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ये वाहक है क्योंकि मादा है, और मादा पर 1 पर हो तो वाहक है। इधर ये लड़का है, लड़का पर 1 पर हो तो ये रोगी है, वाहक नहीं है। और इधर बात करें तो ये रोगी है, तो रोगी तो एक ये और एक ये 50%। वाहक पूछे तो ये 25%। केवल पुत्रों में पूछे तो केवल पुत्रों के अंदर, वैसे पूरे ऑल ओवर बच्चों के हिसाब से देखें तो 25% पुत्रों के अंदर रोग होगा, और सिर्फ पुत्रों के हिसाब से देखें तो 50% पुत्रों में रोग होगा। बात क्लियर है क्या? इस तरह से अपने उत्तर दे सकते हैं, जाकि प्रश्न में आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा वो उत्तर आपको देना है। तो ये रोग की प्रायिकता है अपने पास। आगे बढ़ें क्या? नोट हो गया। अगला रोग है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। वर्णांधता शायद सर ये मेरे में है। अरे नहीं है अमन, यहाँ पर बुला रही हो क्या? वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, अक्सर व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर लाल और हरे रंग में फ़र्क नहीं पता चले तो व्यक्ति कभी भी रोड पर वाहन नहीं चला सकता, है ना। जब रोकना हो तो हरा दिखने लगे, है ना, और जब चलाना हो तो लाल दिखने लगे तो कैसा होगा। तो अपने विजयनगर जैसे शहर में तो कोई इसका मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट लगी हुई नहीं है। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर तो है। बड़े शहर जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, जोधपुर जैसा शहर हो गया, जहाँ पर सारे का सारा सिग्नल स्ट्रीट लाइट से कंट्रोल होता है, वहाँ पर व्यक्ति कभी भी वाहन नहीं चला सकता, वर्णांधता वाला स्पेशली, क्योंकि अंदाजा में चलाया ना को लगे गोने की में ठोकर आ जाए वो, ठीक है। हाँ, तो कलर ब्लाइंडनेस का ये दुख होता है सबसे ज़्यादा, और ये भी एक अनुवांशिक रोग है, और इसकी भी वाक सामान्यतः महिलाएँ होती है, ध्यान रखना। आगे लिखो इस वर्णांधता के अंदर खोज होपनर, मैं लिख देता हूँ, शोपनर मत लिखना। होपनर ने डाल्टन की आंख में की,
कलर ब्लाइंडनेस है तो नॉर्मल सी बात आँख में ही होगी, ठीक है, डाल्टन की आँख में की। यह सामान्यतः, यह एक, यूँ लिखो, यह एक एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग होता है। एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते। मेरे को ना कभी तो नोट पर देखना, कभी दिखता है, सच में होता है सर, किधर लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते। हरा और लाल तो ठीक दिखता है, कोई बात नहीं, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आपको अन्य बीमारी है, आप जांच करवाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली होता है, इट्स ठीक है। हाँ, आगे अगला बिंदु लिखो। महिलाएं सामान्यतः इस रोग की वाहक होती है। किसी भी रोग के लक्षण देख करके यूँ सोचना मत कि ये मेरे में हो गया ना, क्योंकि सामान्यतः जो मैंने आपको रोग पढ़े हैं उनके सारे के सारे लक्षण आप में कहीं ना कहीं मैच कर जाएंगे, है ना, बिल्कुल कर जाएंगे। किसी के बाल जड़ रहे होंगे, किसी के होठ के किनारे फट रहे होंगे, किसी के होठ फट रहे होंगे, है ना, तो कोई ना कोई रोग के लक्षण आपसे मैच कर ही जाएंगे। आप ये मत जोड़ना कि मुझे वो रोग हो गया, आपको कभी रोग हो ही नहीं सकता, लालियो आप मर ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, रोग बहुत कम संभावना है कि आपको रोग होगा। मतलब मेरा कहने का भाव सीधा सही है। वैसे अक्सर सामान्यतः बच्चों को रोग पढ़ाते हैं तो रोग के लक्षण देख करके वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मुझे तो ये रोग नहीं हो गया। और मनुष्य का जो नेचर है वो इतना खतरनाक नेचर है कि अगर आप एक बार दिमाग में ये बिठा ली बात कि मुझे ये रोग हो गया है, तो तुम्हें चाहे रोग हो ना हो पर लेकिन भविष्य में हो जरूर जाएगा। अगर तुम्हारे दिमाग में वो बात चल रही है तो ये रियलिटी, इस बात का ध्यान रखना।